यह खबर पढ़ते समय स्वर में गर्मजोशी रहे, लेकिन लहजा सख्त और आक्रामक हो, क्योंकि घटनाएं खुद वैसी ही हैं। और अब विस्तार से पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ समझिए कि पाकिस्तान, लीबिया, म्यांमार, यूक्रेन और मध्य पूर्व एक साथ किस तरह एक खतरनाक वैश्विक चक्र में जुड़ते जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से, जहां मंगलवार 23 दिसंबर को करक जिले के गुरगुरी इलाके में पुलिस की एक गाड़ी पर अचानक हमला होता है। यह कोई साधारण हमला नहीं था। इस हमले में कम से कम 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे जाते हैं। जिला पुलिस के प्रवक्ता सैकत खान इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमलावर कौन थे, कितने थे, किस संगठन से जुड़े थे, इस पर अभी तक चुप्पी है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिखता है कि पुलिस वाहन बुरी तरह जला हुआ है। यानी यह हमला बेहद संगठित और घातक था। और ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमले अब एक खतरनाक पैटर्न बन चुके हैं। पिछले हफ्ते ही लक्की मरवात में एक पुलिस अधिकारी और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी महीने की शुरुआत में आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी मारा जाता है और 5 घायल होते हैं। नवंबर में हंगू में चेकपोस्ट पर हमला कर 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यानी पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। और ठीक इसी समय पाकिस्तान बाहर की दुनिया में खुद को एक बड़े हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लीबियन नेशनल आर्मी को $4 अरब के हथियार बेचने का सौदा इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद लीबिया जाकर इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये सौदा केवल हथियारों का नहीं है, ये उत्तरी अफ्रीका में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश है। इस डील में पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए JF-17 थंडर लड़ाकू विमान शामिल हैं। कुल 16 मल्टी रोल फाइटर जेट और 12 सुपर मुश्ताक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिनका इस्तेमाल पायलट प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान का एक अधिकारी साफ कहता है कि यह समझौता 2.5 साल का है, जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से जुड़ी सैन्य प्रणालियां शामिल हैं। और आगे चलकर इसकी कीमत $4.6 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश के भीतर पुलिस सुरक्षित नहीं है, तब पाकिस्तान किस भरोसे पर खुद को वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में पेश कर रहा है। लीबिया की बात करें तो वहां पहले से ही हालात बेहद नाजुक हैं। देश का पूर्वी हिस्सा खलीफा हफ्तार की LNA के नियंत्रण में है। पश्चिमी हिस्सा त्रिपोली स्थित संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबैबा की सरकार के पास है। असीम मुनीर का हफ्तार के बेटे साद्दाम से मिलना और उसे ये कहना कि अपनी सशस्त्र सेनाओं को जितना हो सके मजबूत करें, क्योंकि सेना ही देश के अस्तित्व की गारंटी होती है, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये केवल सैन्य सलाह नहीं है, ये एक स्पष्ट राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। और अब इसी बीच पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक हालात भी उतने ही विस्फोटक होते जा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और PTI संस्थापक इमरान खान से मुलाकात पर 8 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। ये जानकारी खुद संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी एक टीवी टॉक शो में देते हैं। वो साफ कहते हैं कि अदालत के आदेश के बावजूद मुलाकातें नहीं होंगी। PTI और इमरान खान का परिवार इसे अमानवीय और अपमानजनक बताता है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष रिपोर्टर भी चेतावनी देते हैं कि इमरान खान को जिन हालात में रखा गया है, वो मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन सरकार का जवाब बेहद सख्त है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जेल कोई राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय नहीं है। प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इन मुलाकातों का इस्तेमाल राजधानी में बड़े आंदोलन की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था, इसलिए इन्हें रोका गया। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है, भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं और 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामले अब भी चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान अंदर से राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर दबाव में है। और अब नजर डालते हैं म्यांमार पर, जहां आने वाले चुनावों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। UN का कहना है कि सैन्य जुंटा लोगों को डराकर वोट डालने के लिए मजबूर कर रहा है और दूसरी तरफ सशस्त्र विरोधी समूह हिंसा के जरिए चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क साफ कहते हैं कि लोगों को जबरन वोट डालने के लिए मजबूर करना और असहमति के लिए गिरफ्तार करना तुरंत बंद होना चाहिए। सैन्य सरकार इसे लोकतंत्र की वापसी बता रही है, लेकिन दुनिया इसे सैन्य शासन का नया मुखौटा मान रही है। 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार गृह युद्ध में डूबा हुआ है। आंग सान सूची अब भी जेल में है, उनकी पार्टी को खत्म कर दिया गया है। चुनाव सुरक्षा कानून के नाम पर लोगों को दशकों की सजा दी जा रही है।
यांगून में केवल पोस्टर लगाने पर युवकों को 42 से 49 साल की सजा मिलना इस बात का सबूत है कि ये चुनाव नहीं, दमन का औजार है। और अब चलते हैं यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर, जहां रूस ने एक बार फिर रात के अंधेरे में हमला किया। भारी बिजली कटौती, बंदरगाह में आग, हजारों लोग अंधेरे में, 24 घंटे में दूसरी बार हमला। यूक्रेनी अधिकारी साफ कहते हैं कि रूस जानबूझकर बंदरगाह और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है ताकि समुद्री आपूर्ति बाधित हो। पिवदीनी पोर्ट में 30 कंटेनरों में रखा आटा और खाद्य तेल जलकर खाक हो जाता है। 1,20,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की बिजली चली जाती है। और अंत में मध्य पूर्व, जहां तनाव फिर उफान पर है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को खुली चेतावनी देते हैं कि अगर इजरायल के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो जवाब बेहद कठोर होगा। ईरान मिसाइल अभ्यास करता है, इजरायल और अमेरिका सतर्क होते हैं। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने की तैयारी करते हैं। ईरान कहता है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे बयानों और अभ्यासों के बाद अक्सर हालात बिगड़ते हैं। और जब पाकिस्तान के भीतर धमाके, लीबिया में हथियारों की बाढ़, म्यांमार में डर के साए में चुनाव, यूक्रेन में बंदरगाह जलते हुए और मध्य पूर्व में युद्ध की भाषा एक साथ सामने आती है, तो ये साफ हो जाता है कि दुनिया एक बेहद अस्थिर और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक चिंगारी कई मोर्चों पर आग भड़का सकती है। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर सच्चाई है।